खैर एनीवे, तो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी के बारे में अदालत की संरचना को हमने देखा कि कैसे बेटे सबसे जो अपेक्स कोर्ट है, जो सबसे उच्च है, वो अपना सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद में हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट आज के दिन में 25 हाई कोर्ट्स है। वैसे 28 आपके स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो कई सारे कोर्ट ऐसे हैं जो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए बने हुए हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आप अपना भी देख सकते हो, पंजाब और हरियाणा के लिए जो कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। तो सिमिलरली और भी हैं। और जो नया कोर्ट बना है अभी, देखो हैदराबाद अब कैपिटल बन गई तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर एक नया स्टेट बनाया गया है। तो हैदराबाद जब कैपिटल होगी तेलंगाना की, तो हैदराबाद के अंदर जो हाई कोर्ट था वो अब चला गया, बन गया तेलंगाना का। तो अभी आंध्र प्रदेश के लिए एक नया कोर्ट हो गया। पहले 24 थे और अभी 25 कोर्ट्स हो गए। मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा आप याद रखिए सुप्रीम कोर्ट, जो एक ही है, दिल्ली में है। उसके बाद में बेटा हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के बाद में सबसे लोअर पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस तरह से आप चार है, और चारों के फंक्शंस के बारे में हमने इससे पहले देखा। कल ही हम बात कर रहे थे ज्यूरिसडिक्शन। आप अपने पेज नंबर निकाल के रखिए, 135 पे है। 135 के ऊपर देखिए ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कल हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के 131 पेज पे, इनफैक्ट 131 पेज के ऊपर देखिए सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में दे के रखा हुआ। अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र क्या है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट काम करने वाला है। तो इसमें हमने 4 तरह के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की है। अधिकार क्षेत्र नंबर 1 पे दे रखा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब हो गया मौलिक जो क्षेत्राधिकार है। मौलिक मतलब बेटा वो सारे क्षेत्राधिकार की बात करते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरा कोर्ट सुनवाई कर ही नहीं सकता। दैट इज योर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब वो कौन से मामले हैं, कल भी मैंने बात की थी, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में या विभिन्न राज्यों के बीच में, ठीक है ना। सपोज करो कि केंद्र सरकार और पंजाब के साथ में कोई डिस्प्यूट है, तो उस तरह के केसेस की सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद में अगर दूसरी बात करें तो बेटा, जैसे कि 2 राज्य हैं, मान लो कि पड़ोसी राज्य है, बाउंड्री से लगे हुए एक दूसरे के, तो इनके कई तरह के डिस्प्यूट आपस में हो जाते हैं। तो उस तरह के जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किसी विवाद का निपटारा करने हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। उसके अलावा किसी दूसरे कोर्ट में नहीं हो सकती। तो ये तो हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब हो गया मौलिक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं पर उस तरह के केसेस की सुनवाई नहीं होगी। दूसरा हो जाता है अपीली। अपीली मतलब ये हो गया आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब बेटा ये हो गया जो हाई कोर्ट्स हैं। मैंने बताया कि 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है ना। अब हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई इंसान या कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो दे कैन अप्रोच टू दी सुप्रीम कोर्ट, प्रोवाइडेड कि, बताओ, प्रोवाइडेड मैंने कल बताया था कि कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, कंडीशन क्या है, कब जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी से बताएं। या आपने कल पढ़ा होगा तो भी आपको पता लगा होगा कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है क्या, अपील करके कैसे जा सकते हैं। जल्दी से मेरे को बताइए, प्रियंका बताए, प्रियंका बताए बेटा, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपील करके जाना चाहता है तो क्या कंडीशन है, कब, कौन सी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट से आप मतलब हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से, सपोज करो कि किसी का हरियाणा के उच्च न्यायालय में कोई केस चल रहा है और वो हरियाणा के डिसीजन से
हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो अब ये तो होना ही था, ये होता है। कनिका तुम बताओ, कल ही बताया था हमने। कनिका सुन पा रहे हो मेरी आवाज? मैसेज कीजिए मेरे को। कब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कंडीशंस क्या है? बेटा नहीं, जो अपील की बात कर रहे हैं तो अपील वाले ठीक है, क्रिमिनल केसेस हो या फिर आपके सिविल केसेस है, दोनों, यस ठीक है, लेकिन उनमें भी एक कंडीशन है बेटा कि आप हाई कोर्ट इस आशय का प्रमाण पत्र दे दे कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, निर्णय आया है, उससे आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा और उसके आधार पे जा सकते हो। इतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये जरूरी सा ही है, ठीक है ना। उस सर्टिफिकेट देगा कि भाई इनको सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन से, लोअर कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, इनको हम सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक अपील के रूप में ये लिखा हुआ है, हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर अपील। देखो थर्ड लाइन में देखिए, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में कि हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर अपील, that is to say that it involves a serious matter of interpretation of law in the constitution। यानी कि हाई कोर्ट ये बोल दे कि इसके अंदर कोई ऐसा मसला है इस केस के अंदर जिसको लॉ का इंटरप्रेट करना है, ठीक है ना, कानून की व्याख्या की जरूरत है, तो वो केसेस आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एक क्रिमिनल केसेस की बात करें तो अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है तो ही कैन मेक द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से किसी को डेथ पेनल्टी दिया गया है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, अगर हाई कोर्ट ने किसी को डेथ पेनल्टी दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। तो ये तो हुआ जुरिस्डिक्शन से अपीलेट के मामले में। और the Supreme Court hold the power to decide whether to admit appeal even when appeal is not allowed by the High Court। अब एक और भी है इसमें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कंडीशंस भी, सपोज करो कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय किसी को परमिशन नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट जाने की, उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट उसको परमिट नहीं करता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, इस तरह के अपीलेट जुरिस्डिक्शंस को वो रिकंसीडर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, दो हो गया हमारा, एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब थर्ड है अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कल कर चुके हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है। इन एडिशन टू ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मैं आपकी बुक से ही पढ़ रहा हूं कनिका और प्रियंका। इन एडिशन टू ओरिजिनल एंड द अपीलेट जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉसेस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आल्सो। यानी कि हम अपील के थ्रू जा सकते हैं और उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट का, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक ये भी है कि वो सलाह देने का काम भी करता है, और सलाह देता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। अब वो किस तरह के मैटर होंगे सुप्रीम कोर्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर का मतलब यही हो गया लोगों की भलाई के लिए ऐसा कुछ हो तब। So this means that the President of India can refer any matter that is of a public importance। तीसरे लाइन में मैं पढ़ रहा हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, किसी भी मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो मैटर मेरे सामने आया है कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मेरे सामने ये जो मामला आया है
ये पब्लिक इंपोर्टेंस का है और इसके अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ठीक है ना, विच इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो ऐसे कैसे मामले हो सकते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की जरूरत हो। मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें लिखी है, देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इज नॉट ए इजी टास्क। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा है कि हर इंसान पढ़ पाए, तो उसके इंटरप्रिटेशन। No, Kanika, no. It is not mandatory. We have already discussed yesterday that neither the President of India is bound to accept the decision or implement the decision या advice given by the Supreme Court. ना तो भारत के राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य है, मजबूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उसको माने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मजबूर है कि राष्ट्रपति ने जो सलाह मांगी है उसके ऊपर सलाह ही दे। यानी कि दोनों अपने अपने मैटर के अंदर इंडिपेंडेंस हैं। लेकिन नॉर्मली बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, भारत का सबसे बड़ा है, वो सबसे सर्वोच्च पद है, तो नॉर्मली उसके पद की रिस्पेक्ट करते हुए, गरिमा करते हुए, अगर राष्ट्रपति कोई ऐसे मैटर के ऊपर, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के ऊपर अगर कोई सलाह मांगते हैं तो ऑब्वियसली दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो अपनी एक बेंच बैठाते हैं, बेंच का मतलब एक बेंच के अंदर कई सारे जजेस होते हैं और वो जजेस डिसाइड करते हैं उस मैटर के बारे में, और वो जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। और तीसरा लास्ट है आपका रिट के बारे में। और रिट इशू करने के बारे में देखो, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है कई तरह की रिट इशू करता है। राइट बेटा, सुप्रीम कोर्ट कई तरह की रिट इशू करता है, और वो रिट किसका अर्थ ये होता है कि आपको जितने भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, वो अधिकार आपसे छीने जाते हैं। जैसे आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं परमानेंटली आप बस जाते हैं, रहना शुरू करते हैं, उसकी स्वतंत्रता। तो इस तरह की स्वतंत्रता या समानता का अधिकार है, ठीक है ना, आप कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यू कैन अप्रोच टू दी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है ना, अब सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्टली तो आप पहुंच गए बेटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ उस पीरियड में मामले की मैटर को देखते हुए, किस तरह का मामला है उसके ऊपर डिफरेंट तरह की रिट इश्यू करते हैं। जब रिट इसी चैप्टर में आने वाला है, जब हम रिट के बारे में बात करेंगे, एक जैसे हैबियस कॉर्पस का मैं आपको नाम लेके बता सकता हूं। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि अगर सपोज करो किसी को, भाई आप किसी को भी कानून या पुलिस बगैर कोई क्राइम किए हुए तो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं? बगैर अपराध के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, मानते हैं ये बात? जल्दी से बताइए, ये तो आपको पता है ना इतना तो। हाँ, तो बगैर अपराध के किसी को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती, और किसी पीरियड में, किसी परिस्थितियों में किसी इंसान को लगता है कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है वो या तो गिरफ्तार बगैर अपराध के, मतलब बगैर अपराध के किसी को गिरफ्तार कर ले, या गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो तरीका जो फॉलो नहीं किया है गिरफ्तार करने वाले इंसान ने। मानो पुलिस आई और पुलिस को क्या चाहिए था, गिरफ्तार करने से पहले जिसको एक्यूज को गिरफ्तार करे, दोषी को, तो उसको कारण बताना होता है कि भाई हम किस लिए गिरफ्तार करें, उसके पास में अरेस्ट वारंट होना चाहिए। अगर ये तरीका फॉलो नहीं किया है, ठीक है ना, तो भी मान लो उसने अपराध किया है किसी पर्सन ने, XYZ ने, लेकिन पुलिस अपना तरीका फॉलो नहीं करती है,
वो जाके अपने आप का इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं कि हम आए हैं और आपके ऊपर ये चार्जेस है, आपने ये अपराध किया है और ये आपका अरेस्ट वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। तो वो कई सारे और भी प्रोसीजर्स हैं, डिटेल्स में बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो उनको भी अगर फॉलो नहीं करती है तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाकर इस तरह की अपील करते हैं, रिट, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करता है कि भाई हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस का मतलब है हैव द बॉडी, यानी कि जिस इंसान को आपने गिरफ्तार किया है उसको आप हमारे पास लाइए। अब वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि मैटर में कितना सच्चाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, गिरफ्तार करने के लिए जो तरीका बना है वो फॉलो नहीं किया गया, या उस कल्प्रिट जिसके ऊपर आरोप लगा है वो आरोप साबित नहीं हो पाते, तो सुप्रीम कोर्ट उस पीरियड में रिट इशू करता है, हैबियस कॉर्पस, और उस इंसान को छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक रिट इशू करने का भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, कार्य है, पावर है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये आपको समझ आ गया बेटा, बताइए। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये बात हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तीनों हमने उसके ज्यूरिसडिक्शन की बात कर ली। आपको याद होना चाहिए। अब कनिका तुम मेरे को बताइए, एक एक का नाम गिनाइए मेरे को। व्हाट आर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से अधिकार क्षेत्र है, कार्य का दायरा? जल्दी से लिख के डाल दो या फिर आप बोल भी सकते हो। 4 तो हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। शाबाश, जल्दी से लिख डालो। नहीं, जब हम कनिका ऐसे बात करेंगे ना तो फिर हमें सिर्फ कितना ही लिखना होगा, वो तो बाद में आपको डिफाइन बाद में करना है बेटा, कि एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, नेक्स्ट हो जाएगा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद में आपका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, फिर रिट। ठीक है ना? 4 को ऐसे लिखोगे, फिर एक्सप्लेन करने वाला है तब आप कर पाओगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? हाँ, अच्छा है तुम्हारा, ठीक है बता रहे हो, लेकिन वो डिटेल्स में अभी बताने का जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका जो कल करा चुके थे उसके बारे में था। नेक्स्ट है, आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हिंदी में इसको जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। न्यायिक सक्रियता को अब बिफोर के हम बुक से पढ़े उससे पहले जान लेते हैं न्यायिक सक्रियता है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं आपको समझना होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गए हुए थे सब लोग। कोई पंजाब में काम कर रहा है, कोई हरियाणा में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन में कोई काम बिल्कुल बंद हो चुका था, ठीक है ना, बाहर निकलना बंद हो गया था। अब ऐसी परिस्थितियों में स्टेट का मतलब यहां पर मैं देश बोल रहा हूं, राष्ट्र की, देश की या भारत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों के पास में पैसा तो है नहीं बेचारे जो लेबर काम कर रहे थे, ठीक है ना, मजदूर वर्ग के लोग। अब इनको अपने, या तो इनको जो रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि दूसरे देशों ने किया है, सपोज करो कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, और कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री, उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेट की तरफ से, नेशन की तरफ से उनको गुजारा चलाने के लिए पैसा, राशन, ये सब किया है। लेकिन भारत के अंदर राशन का काम किया गया, बहुत लेट किया गया, दैट टू आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब ये काम ओरिजिनली किसका था? ये सरकार का काम था
कि सब लोगों को अपने घर तक पहुंचाना, बट ऐसा हुआ नहीं। कई सारे लोग इस जाने आने के प्रोसेस में ही मर भी गए, ठीक है ना, एक्सीडेंट्स हो गया कई सारों का पैदल जाते हुए, कई लोग भूख से मरे। तो इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट और नेशन ऑफ ए कंट्री कि भाई टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, इस तरह के लोग हैं। लेकिन अगर सोचो ये कंडीशन, ये जिम्मेवारी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं, तो उस पीरियड में आपका उन कंडीशंस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम आप जानते हो, बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू डिलीवर द जस्टिस, ठीक है ना, न्याय प्रदान करना। अब न्याय प्रदान करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इस तरह के केसेस में सरकार को डायरेक्शंस देनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये करिए, आप उनकी देखभाल कीजिए, लोग मारे जा रहे हैं। एक लड़की जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर, गुड़गांव से लेकर और अपने जो राज्य है बिहार तक वो साइकिल के ऊपर अपने फादर को लेके जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियां अपने आप में काफी दयनीय है और बड़ी शर्मनाक बातें होती हैं। आपने देखा भी होगा साइकिल के ऊपर लोग पैदल कितने दिनों की यात्रा कर रहे थे। तो इस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में इंटरवेंशन करता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन करना है, दैट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म। बात समझ में आ गई? व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म? न्यायिक सक्रियता है क्या? सुप्रीम कोर्ट अपना मेन काम छोड़कर मतलब मेन काम के अलावा वो काम भी करते हुए भी जो एग्जीक्यूटिव्स का काम है, एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो सरकार है उसका काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, अगर सरकार या फिर पार्लियामेंट अपना काम नहीं करते हैं, सपोज करो कि पार्लियामेंट का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? टू लेजिस्लेट द लॉस, कानून बनाना। अगर पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है, सपोज करो, और उस कानून की आवश्यकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ बेटा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ, तो इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। अब एक दूसरा भी है, ये तो एक इसको मैंने समझाया। एक है मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित याचिका। देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं हम या हाई कोर्ट में कब जाते हैं? जब हमारे खुद के अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं, ठीक है ना, हमारी पर्सनल मजबूरियां हैं और कोई अपना पर्सनल हमारे साथ ज्यादती होती है, अपराध होते हैं, ठीक है ना, तो तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, जब मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, ठीक है ना, जनहित, लोगों के हित के लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो उस कंडीशन को भी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही नाम दिया गया है। मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो, मैं आपको ओरिजिनल एग्जाम्पल एक ही समझाता हूं। जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे दिल्ली में, तब की बात है, तो उस टाइम में काफी सारे काम दिल्ली में हो रहे थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब कई सारे नेशंस उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, दूसरे देशों की टीम शामिल थी। तो दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जा रहे थे, फ्लाईओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे थे ताकि भीड़ भाड़ ना हो, और दिल्ली के अंदर जो स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा था। तो दिल्ली सरकार ने इस पूरा का पूरा काम किसको दे दिया? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे दिया, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने लेबर्स को लगा दिया ये काम करने के लिए। लेकिन लेबर को जो तय एक मजदूरी है पर डे, जो कानून के हिसाब है, वो कॉन्ट्रैक्टर उनको दे नहीं रहे। तो जब कोई एक, आप कह सकते हो एनजीओस, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने रोड से गुजरते हुए पूछ लिया कि भाई आप इतनी धूप में काम कर रहे हो, कितने पैसे मिलते हैं? तो पता लगा कि उनको जो सरकार के द्वारा फिक्स किया गया हुआ रेट है कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है ना, कम से कम मजदूरी पर डे कितना मिलना चाहिए, तो देखा गया है कि उसका वायलेशन हो रहा है, उतने पैसे उनको नहीं मिल रहे। तो इस कंडीशन में फिर उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक, देखो अब क्या कर रहे हैं, ग्रीवेंस किनका है, मजदूरों का है, लेकिन उस बात को कौन उठा रहे हैं, एक एनजीओ, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ना मजदूर से उसका कुछ लेना देना है, नहीं है, वो सिर्फ थर्ड पार्टी है, गुजर रहे थे उसमें, उन्होंने देखा कि यार ये तो इनजस्टिस हो रहा है और इस बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। तो जब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई एक इंसान या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बातों को सुप्रीम कोर्ट में रखता है, ठीक है ना, तो और उसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर दी है, उसके लिए जो रखने वाला इंसान है उसको कोई वकील करने की जरूरत नहीं, अपना पक्ष रखने के लिए सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। तो ये भी, इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बताइए बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, जनहित याचिका, कि लोगों की भलाई के लिए आपने एक प्रार्थना पत्र डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस सिंपल एक, अगर आपने एक लेटर भी लिख के भेज दिया, सपोज करो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है आपके आस पड़ोस में और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रात को बहुत सारे कहीं पर म्यूजिक बजता है, तो इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं कि इस तरह के केसेस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कोई एक रिट एप्लीकेशन लगा देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देता है। तो ये है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो काम करने का ये मतलब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई गया नहीं, ठीक है ना, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए ना, मेरी ये समस्या थी, मैंने देखा कि लोगों की ये समस्या है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में सिंपली एक एप्लीकेशन डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के ऊपर सुनवाई की और अपना डिसीजन दिया। तो दैट इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। और इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया उसको जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया, व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म। योगेश तुम्हारे को कहां क्लियर होगा बेटा, पिछले 15 मिनट से फिर सॉरी हाँ, तो आपको 2-3 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये आज आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो कल आपने यही पढ़ना है, ठीक है ना, इसको पढ़े, इसको पूरा का पूरा न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को पढ़िए योगेश आप भी, ठीक है ना। और फिर मैं कल फिर क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, कल हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे इस चैप्टर को, इनफैक्ट पूरा रिवीजन कर लीजिए और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारा काम करने का तरीका यही रहेगा, जो काम कराते गए हैं उनके पूरे आप एमसीक्यू पूरे को एक एक लाइन को पढ़िए और उनके ऊपर नेक्स्ट दिन हम डिस्कशन करेंगे, जो नहीं आएगा उसको आपको हम समझाएंगे। राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो आज का क्लास आज हम यहीं पर खत्म करते हैं बेटा, ठीक है ना, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम, और पूरा तब तक आप प्रिपरेशन कीजिए। एग्जिट कर सकते हो कनिका।